नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। केंद्र की मोदी सरकार ने सेना में भर्ती के लिए एक नई योजना का ऐलान किया, जिसके बाद देश भर में इस अग्निपथ योजना पर आक्रोश फैल गया। सेना में भर्ती होने की अग्निपथ योजना से देश के युवाओं में गुस्सा है। आज दिल्ली से लेकर बिहार तक युवाओं ने इस योजना का पुरजोर विरोध किया। बिहार में कई जगहों पर इस योजना के विरोध में ट्रेनों में आग लगा दी गई। कई जगह पर खड़ी ट्रेन के शीशे तोड़ दिए गए। कहीं पर सड़क पर आगजनी हुई, टायर जलाकर विरोध हुआ। मतलब तमाम ऐसी तस्वीरें थी जिससे लगा कि जो हो रहा है उसको लेकर कई हिस्सों में छात्रों के अंदर गुस्सा है और ये तस्वीरों में नजर आया। हालांकि मैं छात्रों से एक अपील जरूर करूंगा, आपके अंदर जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, जो सवाल है, उसको लेकर आज राष्ट्रवाद में हम डिबेट करने वाले हैं। एक तो ये पूरा शो देखिए, लेकिन ये आगजनी और हिंसा मत कीजिए, क्योंकि अगर ये आपको सेना में जाना भी है तो ये तस्वीरें या आपके खिलाफ मामला दर्ज हो गया तो आपके लिए दिक्कत खड़ी है। तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, सवाल जरूर उठाइए, सवालों के जवाब जरूर ढूंढिए। आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये पलवल की तस्वीर, वहां आगजनी हो रही, वहां छात्र सड़क पर है। अब आपको छपरा, बिहार के छपरा की तस्वीर दिखा रहा हूं, यहां टायर जलाए गए हैं। यहां पर भी छात्र सड़क पर उतर आए और इन्होंने भी हंगामा किया। गोपालगंज की तस्वीर अब आपके सामने है, यहां ट्रेन में आग लगा दी गई। अब ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी, जो लोग ट्रेन में आग लगा दे रहे हैं वो तो वैसे भी सेना में नहीं जा सकते भाई। इस तरीके का व्यवहार आपका है तो आप सेना में तो वैसे ही नहीं जा सकते। तो कम से कम सेना में जाना चाहते हैं तो सेना में जाने लायक व्यवहार कीजिए। छपरा की तस्वीर देखिए, बस तोड़ दी गई। यहां पर आपकी नाराजगी वाजिब हो सकती है, आपके सवाल वाजिब हो सकते हैं, लेकिन ये व्यवहार वाजिब नहीं हो सकता। इस व्यवहार के बाद आप फौज में जाने की कैसे सोचेंगे? एक फौजी, अगर आप फौजी बनने की सोच रहे हैं, फौजी का ये व्यवहार नहीं होता। इस योजना को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और उन सवालों को लेकर युवाओं और सरकार दोनों के लिए अग्निपथ शुरू हो गया। इस योजना को लेकर आर पार का अग्निपथ हो रहा है। सरकार का तर्क है कि ये योजना युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए लाभदायी, लेकिन सरकार से युवाओं के कई सवाल हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना से खाली पदों को भरना आसान होगा। युवाओं का सवाल है कि 30,000 रुपए की जो सैलरी मिलेगी उसमें घर कैसे चल पाएगा। सरकार का कहना है कि तीनों सेनाओं में सेवा का मौका मिलेगा। युवाओं का सवाल है कि 4 साल बाद 12 लाख रुपए जो जमा होंगे उससे क्या होगा। सरकार का कहना है कि सैनिकों की पेंशन का बोझ घटेगा। युवाओं का कहना है कि बाद में नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे। सरकार कह रही है कि सेना के आधुनिकीकरण का बजट बढ़ेगा। युवाओं का सवाल है कि बाद में जॉब मिलने की गारंटी क्या है। सरकार का कहना है कि युवाओं के लिए रोजगार के अधिक मौके होंगे। युवाओं की मांग है कि अग्निवीरों को 20 से 30% का आरक्षण दे दिया जाए। मोदी सरकार की इस योजना को लेकर युवाओं में भ्रम भी फैलाया जा रहा है। आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले युवाओं में फैलाए जा रहे कुछ भ्रम और योजना को लेकर जो जानकारी है वो आपके सामने रख देते हैं। पहले आपको बताते हैं भ्रम क्या है और उसकी सच्चाई क्या है। कहा जा रहा है अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है। सरकार कह रही है कि रिटायरमेंट के बाद सरकार मदद करेगी। मतलब आप जब 4 साल के बाद आप अलग होंगे, एक तो हर 4 में से एक आदमी सेना में समा जाएगा, उसको ले लिया जाएगा। जो नहीं होंगे उनको सरकार मदद देगी। अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित है, इसको कहा जा रहा है। बिजनेस के लिए वित्तीय पैकेज भी देगी सरकार। यह भी कहा जा रहा है आगे की पढ़ाई के लिए सर्टिफिकेट देगी। सीएपीएफ और राज्य पुलिस में प्राथमिकता इन लोगों को दी जाएगी, ये सरकार का कहना है। दूसरा कहा जा रहा है कि युवाओं के लिए अवसर कम होंगे। पक्ष सरकार का यह है कि आर्म्ड फोर्स में सेवा का ज्यादा मौका मिलेगा। आर्म्ड फोर्सेस में 3 गुना अधिक भर्तियां होंगी तो ज्यादा मौके होंगे। तीसरा तर्क यह दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि रेजिमेंटल बॉन्डिंग प्रभावित होंगी। सरकार का कहना है कि रेजिमेंटल सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों के चयन से अधिक मजबूती मिलने जा रही है और यूनिट की एकजुटता और बढ़ जाएगी। विपक्ष का कहना है कि आर्म फोर्स के प्रभाव को नुकसान होगा। सरकार का पक्ष यह है कि अमेरिका इजरायल से पहले से यह प्रणाली वहां मौजूद है। 4 साल बाद अग्निवीरों का फिर से परीक्षण होगा और सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों को दोबारा मौका दे दिया जाएगा, यानी सेना में उन्हें रहने दिया जाएगा। एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि कम उम्र के युवा सेना के लिए अपरिपक्व होंगे। पक्ष सरकार का यह है कि दुनिया भर में मजबूत सेनाएं युवाओं पर ही निर्भर हैं। युवा और अनुभवी दोनों की संख्या
का संतुलन रहेगा। और अगर आप देखिए, जैसे आप सिंगापुर चले जाइए, वहां जो स्थानीय युवा होते हैं उनके लिए कंपलसरी है कि 12वीं करते करते उनको 2 साल के लिए फौज में जाना पड़ता है। चीन में कंपलसरी है। एक कहा जा रहा है कि अग्निवीर खतरनाक हो सकते हैं, तो सरकार का पक्ष है कि यह भारतीय शूरवीरों का अपमान करने जैसा है। कुछ लोगों को डर लग रहा है कि भाई फौज में जाएंगे, 4 साल बाद निकल जाएंगे, इंफॉर्मेशन लीक होगी और दूसरी चीजें। सरकार कह रही है आप अपमान कर रहे हैं देश के युवाओं का। उस सरकार का पक्ष यह है कि अग्निवीर से देशभक्ति और बढ़ेगी। देश के अंदर जो सेना का अनुशासन आएगा उससे और वो बेहतर बनेंगे। पूर्व सैनिकों की देशभक्ति पर शक करने जैसा है अगर आप अग्निवीरों के सेना से अलग होने के बाद ये सोचते हैं कि भाई वो गलत काम में जुट जाएंगे। विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के लिए इस मुद्दे को हवा दे रहा है। विपक्षी दल लगातार इस योजना के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार ट्वीट कर सरकार की इस योजना पर सवाल उठा रहे हैं। इस योजना को वापस लेने की मांग भी हो रही है। पहले किसने क्या कहा वो सुनिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं, जिसमें उन सारे सवालों के जवाब एक्सपर्ट्स देंगे जो आज इस देश के युवाओं के मन में है। टीओडी को वापस किया जाए। टीओडी जो रूल लगाया गया है वो वापस ले और जैसे परमानेंट बहालियां आती थी वही बहालियां निकाला जाए। टूर ऑफ ड्यूटी जो लग रहा है इसको हटाना चाहिए। टूर ऑफ ड्यूटी इसको हटाइए सबसे पहले। टीओडी वापस लो, टीओडी वापस लीजिए। और आर्मी का एग्जाम जो बाकी है, हम लोग जो आर्मी बने हैं सी होल्डर, आर्मी सबका एग्जाम लो और ट्रेनिंग में भेजो सबसे पहले। और भर्ती दो और 2 साल की उम्र में छूट दो। 2 साल से रैली नहीं दिया है। 2 साल में रैली नहीं, रैली दीजिए तुरंत। जो लोग ट्रेंड अग्निवीर सैनिक निकलेंगे, सेना की गोपनीयता हो, उसकी सुरक्षा हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लगातार बीजेपी की सरकार संकट में डालती जा रही है। इस योजना को तो तुरंत वापस करे, ये मेरी मांग है। और भर्ती तुरंत खोले, ये मेरी मांग है। सरकार ने 2 करोड़ रोजगार का जो वायदा किया था, आज उससे ध्यान भटकाने के लिए ये 10 लाख का शगुफा छोड़ा है। 10 लाख नकली सपने ना दिखाए सरकार। हमारी मांग है। गवर्नमेंट के पास कोई ना कोई बहुत से कारण होंगे ऐसी स्कीम लाने के लिए। तो मेरी अपील यह है, ये नौजवानों से हताश ना हो। अगर आपने नोटिफिकेशन से अप्लाई किया था, आपका कॉल लेटर नहीं आया, आपका मेडिकल रुका हुआ है, तो अभी आई एम श्योर कोई ना कोई आपके लिए जो है इस चीज पर तवज्जो दी जाएगी। तो पहले तो मैं कहता हूं ये अग्निवीर अग्निपथ बाद में बनाना, पहले उन लोगों को लेके आओ जो पिछले 2.5 साल से इस इंतजार में थे, वो जो इस प्रोसेस के अंदर से चल रहे थे। जो नई स्कीम है इसी के मुताबिक अभी आगे कार्रवाई होगी। इसके ऊपर से कोई प्रोटेस्ट वगैरह करने से कोई फायदा नहीं होने वाला किसी को, हमें आगे सोचना पड़ेगा। ज्यादातर आप छात्रों को सुनेंगे, उनकी चिंता सबसे पहली तो यह है कि जो लोग 2.5 साल से इंतजार कर रहे थे कि अब उनकी सेना में भर्ती होगी, अगर सब अग्निवीर के आधार पर लिए जाएंगे अग्निपथ के हिसाब से, तो फिर उन लोगों का क्या होगा? उनके तो 2.5 साल बर्बाद हो गए ना। सरकार को इस पर सोचना होगा। लेकिन और कितने ही सवाल हैं, इनके आज जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर अपील कर रहा हूं कि ये मत कीजिए। ये कीजिएगा तो आप सेना में जाने के लायक हैं या नहीं, इसको लेकर कोई संशय ही नहीं रह जाएगा। सेना में जाने वाला ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता भाई, उसका अनुशासन अलग होता है। तो ये आपके करियर को खराब कर देगा। भले अग्निवीर बने आप ना बने, लेकिन आपके ऊपर केस हो जाएगा तो आप वैसे ही सेना में नहीं जा पाइएगा। तो ये मत कीजिए। राष्ट्रवाद में आज के सवाल हैं कि पीएम मोदी की अग्निपथ स्कीम पर क्यों बवाल हो रहा है। सेना में ले जाएगा अग्निपथ या बेरोजगार बना देगा? अग्निपथ स्कीम पर कितना भ्रम, कितनी साजिश? अग्निपथ से छात्रों का फायदा ज्यादा या नुकसान? अग्निपथ पर छात्रों का कंफ्यूजन आज हम दूर करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ रिटायर्ड जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सुशांत सरीन सामरिक मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल AK सिवाज रक्षा विशेषज्ञ थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे।
सतीश दुआ जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने उनको डिबेट में आज बुलाया ताकि उनके जरिए लोगों को पता चल सके, अगर कुछ भ्रम है तो दूर हो और अगर भ्रम नहीं है तो वो बात सरकार तक पहुंचे। दुआ सर, सबसे पहले ये बताइए, जो छात्र हैं इनकी नाराजगी जो है क्या आपको वाजिब लगती है? और जो इनके मन में सवाल हैं कि भाई जो हम 2.5 साल से वेट कर रहे थे कि हम सेना में जाएंगे, अब हमारा क्या होगा, और फिर 4 साल बाद अगर निकले तो हमारा क्या होगा? देखिए, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक तरफ ये जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी अग्निपथ के नाम से 2-3 दिन पहले अनाउंस की गई है, इसके तहत जो प्रावधान है वो आप अभी तफसील में बता चुके हैं कि इसमें 4 साल की नौकरी होगी, 4 साल के बाद 25% इसमें दोबारा लिए जाएंगे और बाकियों को कुछ एक सेवरेंस पैकेज दिया जाएगा वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ ये जो रोष नजर आ रहा है सड़कों पर और कई जगहों पे, कई स्टेट्स में, कई जगहों शहरों में, ये ज्यादा उस तरफ है, जैसे आपने भी कहा कि पिछले 2 साल से जो भर्ती नहीं हुई है उसका क्या होगा, उन नौजवानों का क्या होगा जो पिछले 2 साल में भर्ती नहीं कर पाए। क्या वो अब ओवर एज हो गए हैं, और उनमें से कई ऐसे होंगे जो ओवर एज हो गए होंगे, तो अब उनको मौका दिया जाएगा कि नहीं। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। जाहिर है कि जिनको 2 साल मौका नहीं मिला उनमें रोष होगा, लेकिन ये जिस अग्निपथ की अनाउंसमेंट पे आ रहा है, इनका इन दोनों का शायद कनेक्शन उतना नहीं है जितना बनाया जा रहा है। तो ओवरऑल मैं अपने ओपनिंग कमेंट्स में सिर्फ इतना कहूंगा कि अग्निपथ स्कीम जो है, इसके कुछ फायदे हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। तो हमें अब जब स्कीम लॉन्च करेंगे तो हमारे को इनकी स्ट्रेंथ्स पे जो हम बाद में चर्चा करेंगे, उसमें जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उस पे कैपिटलाइज करना है, और जो इनमें चुनौतियां हैं, जो इसकी चुनौतियां हैं, उनका सामना हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं अगले पैनलिस्ट के पास जाऊं उससे पहले एक चीज जरूर बताइए। अभी हम बात करेंगे कि इसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, लेकिन आपके मुताबिक इसमें अच्छा ज्यादा है कि बुरा ज्यादा है? देखिए, ऐसा एक हाँ या ना में उत्तर देना तो ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा, लेकिन जाहिर है कि इस पे बहुत सारी कंसिडरेशंस की गई हैं। 2 साल में इसकी बैठकें की गई हैं, न सिर्फ मंत्रालय में बल्कि सेनाओं में भी। तो इसमें अच्छाइयां निकल के आई होंगी तभी तो किया गया है। हाँ, जब हम किसी चीज के बारे में प्रोटेस्ट करते हैं, मैंने खुद भी इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा था, तो मैंने इसकी चुनौतियों के बारे में लिखा था पहले, लेकिन अब जब ये स्कीम आ गई है तो हम ये देखते हैं कि इसमें एडवांटेजेस हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेस या चैलेंजेस हैं, उन्हें भी करना है। ठीक है, तहसीन पूनावाला, आपके हिसाब से जो छात्रों की मांग है, जो उनकी डिमांड है, पहली तो ये कि भाई हम 2.5 साल से वेट कर रहे हैं, और उनमें से कई ऐसे होंगे जिनको यकीन होगा कि भाई उनका होने ही वाला है, उन्होंने फिजिकल टेस्ट निकाला होगा और सारी चीजें, उनका क्या होगा? और दूसरा कि भाई अगर इसमें अग्निवीर में चले भी गए तो 4 साल बाद, हालांकि सरकार कह रही है कि वो मदद करेगी, वो छोड़ नहीं देगी, लेकिन उनकी चिंता है कि फिर 4 साल बाद क्या होगा। सुशांत जी, सबसे पहले तो आपके शो में शिरकत करने का आपने मौका दिया, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन मैं सतीश दुआ जी और मेजर जनरल ए.के. सिवल जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इन्होंने हमारे देश की सेवा की है, इन लोगों की वजह से हम सुरक्षित हैं, तो थैंक यू वेरी मच। मैं 2 या 3 बातें रखना चाहता हूं क्योंकि आपके शो में इतने दिग्गज लोग बैठे, सुशांत सरीन जी भी है। मैं कुछ सवाल दुआ जी आपकी इजाजत से आपको पूछना चाहता हूँ, सुशांत जी आपकी इजाजत से। सबसे पहला जो मुझे लगता है कि जहां पर चैलेंज है या चुनौती है वो ये है, सर अगर आप 25% लोगों को रिक्रूट करेंगे और आप 75% लोगों को रिक्रूट नहीं करेंगे, इस नोटिफिकेशन में ये जो अनाउंसमेंट है और सब्सिक्वेंट इसके पहले जो बातें हो रही थी, सब्सिक्वेंट जो अनाउंसमेंट इसके बाद भी हुआ है, इसकी प्रक्रिया नहीं बताई गई है। तो मुझे ये डर है कि इसकी वजह से एक तो पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा, दूसरा प्रेशर ये होगा कि आप किसको रिक्रूट करें, किसको नहीं रिक्रूट करें। हालांकि सरकार ने कहा है कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हुआ, द प्रोसेस हैज नॉट बीन स्पेल्ड आउट। दूसरी चीज, करप्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि आप 75% लोगों को बाहर निकाल दें। दूसरी चीज, जैसे सतीश दुआ सर ने कहा कि अब 2.5 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, करीबन 2 लाख वैकेंसीज है, उन लोगों का क्या होगा? आप उनको कब रिक्रूट करोगे? क्योंकि वो एक वादा था, वो हमें करना है। तीसरी चीज, आपने इसका पायलट प्रोजेक्ट नहीं कहा। अब आप सरकार कह रही है कि हम जरूर ये करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं अब्सॉर्ब हो जाए। कहीं ना कहीं क्या है, आप जॉब गारंटी दे दीजिए, आप या तो इनको सेंट्रल फोर्सेस में अब्सॉर्ब कीजिए या तो आप इनको स्टेट पुलिस में अब्सॉर्ब कीजिए। इसलिए मेरा ये सजेशन था, मैं आगे की बातों पे बाद में आऊंगा, कि आप 2 या 3 स्टेट को ले लेते हैं,
आप वहां पर गारंटी देते, वहां पर आप इसका नहीं, पर तहसीन भाई ये तो सरकार कह रही है सर, सरकार कह रही है, अभी मैंने अपनी डिटेलिंग में यही बताया कि सरकार कह रही है कि इनको सीएपीएफ में जो राज्य की पुलिस है दूसरी जगहों पर इनको लिया जाएगा। नहीं सर, आप जॉब गारंटी नहीं दे रहे ना सर, आप कह रहे लिया जाएगा, नहीं लिया गया तो अब जॉब गारंटी दे दीजिए। मैं तो सरकार को मानता हूं, मेरे नहीं, लेकिन सर ऐसी चीजों में कि कोई सीएपीएफ में जाए, कोई मान लीजिए असम पुलिस में जाए या असम राइफल्स में जाए, उसको आप गारंटी कैसे देंगे कि भाई हम सबको ले ही लेंगे? तो आप, यही तो मैं कह रहा हूं, तो आप पायलट प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं, आप उनको वहां पर अब्सॉर्ब करते हैं, आप देखते हैं कैसा हो रहा है। तो ये आप कह रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट से शुरू होता, सीधा लॉन्च नहीं होना चाहिए था। सुशांत सरीन आपके हिसाब से, सुशांत सरीन आपके हिसाब से, एक एक करके सर अब मैं डिटेलिंग में जाऊंगा, पहले एक एक इनिशियल रिमार्क्स ले लें। सुशांत सरीन आपके हिसाब से सरकार ने ठीक किया, गलत किया, इसके फायदे हैं, इसके नुकसान है? यार 3-4 चीजें। एक तो पहली चीज मेरे ख्याल जो बहुत जरूरी है कि गुस्सा और गुंडागर्दी में एक बहुत बड़ा फर्क होता है और उसको पहचानना चाहिए। जो आज हमने सड़कों पे देखा वो गुस्सा नहीं था, गुंडागर्दी थी। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरीके के गुंडों को फौज में भर्ती करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इनके खिलाफ तो बुलडोजर वाली कार्रवाई की जरूरत है और कुछ नहीं। दूसरी चीज ये जो कल जनरल साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आप दो चीजों को मिलाइए मत, जो एक बैकलॉग था और जो एक नई स्कीम है उन दोनों को मिलाइए मत। तीसरी चीज ये सुशांत देखिए, एक चीज, एक प्रणाली चलती आ रही थी 150 साल से, अब आप उसमें एक बदलाव कर रहे हैं क्योंकि उसकी एक आर्थिक जरूरत भी है और एक और जरूरत भी है कि आप एक यंग फोर्स चाहते हैं। जब भी आप एक 150 साल पुरानी प्रणाली में कोई बदलाव लेकर आएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको वो मान्य नहीं होगी और वो उस पर बहुत सारे तरह तरह के सवाल उठाएंगे। कुछ सवाल जायज होंगे और जैसे कि संकेत दिया गया है कि आगे चल करके आप इस स्कीम में कुछ फेरबदल कर सकते हैं ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। आप जीएसटी लेके आए, उसमें भी आपने फेरबदल किया, मेरे ख्याल उसमें और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं अभी जो आपने नहीं की, लेकिन इसमें भी वो हो सकता है। जो तहसीन सवाल उठा रहे हैं कि यार गारंटी मुझे क्या थी, मेरे पास तो सरकारी नौकरी थी, मैं तो सरकारी नौकरी छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर में आया, मेरे पास कौन सी गारंटी है? मैं आज भी एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता हूं, कल को अगर मेरे जो ऊपर लोग हैं उनको मेरी काम ना पसंद आए तो वो मेरे को जूता मार के बाहर निकाल देंगे, मैं क्या कर सकता हूं? तो हम लोग जो प्राइवेट, आप भी तो यही काम कर रहे हैं सुशांत, आप भी तो प्राइवेट सेक्टर में है, अपना तहसीन कारोबार करते हैं, ये जिन लोगों को हायर करते हैं लाइफ लॉन्ग गारंटी देते हैं क्या? लाइफ लॉन्ग गारंटी नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से सर गारंटी पर सुशांत भाई मेरा एक मिनट रुकिए ना, पूरी बात करने दी। आपने 100 लोगों को लिया अगर फौज में, 25 को आप कह रहे हैं कि हम फौज में अब्सॉर्ब करेंगे, उसमें जो एक्सपीरियंस और वो सारी चीजें हैं वो साथ साथ चलते रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बाकी जो 75 बचते हैं उसमें कुछ लोगों को आप मिला लेंगे सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में या पुलिस फोर्सेस में। आप हर एक को गारंटी नहीं दे सकते कि हर एक आदमी को अब्सॉर्ब किया जाएगा। हो सकता है 4 साल के बाद आपको ये लगे कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वो मेरिट पे नहीं उतरता, तमाम चीजें हो सकती है जिसके करके वो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू अ गारंटी, लेकिन फिर भी अंडर द स्कीम उसको एक पैकेज मिलेगा, उसको कुछ ट्रेनिंग मिलेगी। और अगर एक अनुशासित व्यक्ति 4 साल 5 साल की सर्विस के बाद बाहर निकलता है तो हमने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि उनको अब्सॉर्ब किया जा सकता है प्रोवाइडेड कुछ और ट्रेनिंग हो जाए। वो मॉड्यूल्स क्या नहीं, लेकिन सुशांत भाई मेरा इसमें एक प्रश्न है, सतीश दुआ जी इस पर जवाब देंगे। दुआ सर मुझे एक बात बताइए, गारंटी की, नौकरी की क्या गारंटी है, इसकी चर्चा हो रही है भाई। मैं अगर आप सिंपल शब्दों में कहूं, वैसे तो जिंदगी की गारंटी किसी की नहीं होती, लेकिन फौजी की और ज्यादा नहीं होती क्योंकि वो बॉर्डर पर जाता है और ऐसे हालातों में होता है कि उसकी जिंदगी की भी गारंटी नहीं होती, उसकी नौकरी की क्या गारंटी होगी। लेकिन अगर आप इन छात्रों के मन में जो प्रश्न चल रहा है उसके हिसाब से सोचें तो उनका तर्क यह है कि अगर मान लीजिए मैं जो अभी प्रोसेस था उसके हिसाब से चलता और एक बार फौज में चला जाता तो यह गारंटी थी कि अब मैं फौज में हूं और अब जो है मैं अगर पेंशन मिलेगी या फिर उसके बाद अगर मैं शहीद हो गया तो परिवार को पेंशन मिलेगी, यह व्यवस्था होगी। इस मामले में क्या है कि 4 साल आपकी जिंदगी की गारंटी तो नहीं है, लेकिन साथ में 4 साल के बाद क्या होगा इसकी भी गारंटी नहीं है। तो क्या ये उनकी सोच या उनकी चिंता वाजिब नहीं है? देखिए, चिंता वाजिब है जब आप उससे तुलना करते हैं कि अब तक क्या हो रहा था। जैसे सुशांत ने कहा कि 150 साल 150-200 साल से चली आ रही प्रथा को अगर हम बदलना चाहते हैं
तो उसमें जाहिर है कि वो रेजिस्टेंस टू चेंज होगा। तो मैं उस बात की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अभी 15 साल सर्विस करने के बाद जवान घर जाता है तो उसके बाद कोई गारंटी नहीं होती है। इस वक्त 4 साल की बात की जा रही है, ये 15 साल के मुकाबले या 17 साल के मुकाबले बहुत कम है, मैं मानता हूं। दूसरी तरफ अगर मैं सिर्फ तर्क देने के पक्ष में कह रहा हूं कि दूसरी तरफ वो यंग लड़का होगा, 21-22 साल का होगा, जब वो अपनी 4 साल सर्विस खत्म कर लेगा तो फिर उसमें ऐसा हुनर, मोटिवेशन और डिसिप्लिन होगा कि उसको वैसे भी जॉब उसको मिल जाना चाहिए अपने हुनर पर, अपार्ट फ्रॉम जो नहीं। पर सर इसमें मैं बस एक चीज पूछूं, अभी हमारे साथ सिवाज साहब भी जुड़ गए हैं, वो भी इस पर बोलेंगे कि अगर जो तहसीन भी कह रहे थे कि क्या ये सरकार पायलट के तौर पर एक छोटी संख्या में करके देख लेती कि इसके क्या रिपरकशन है और ये बाहर कितने एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं, और अगर ठीक चलता और फिर इसको बड़ा करती तो बेहतर था, या सीधा लॉन्च कर देना ठीक है? मेरे से पूछ रहे हैं? जी सर, आपसे। जी देखिए, अगर पायलट प्रोजेक्ट होता तो बेहतर होता, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि एक पायलट प्रोजेक्ट अगर आप चलाते हैं तो उसके हिसाब से उससे जो लेसन्स लर्न होते हैं, जो चीजें आप बदली करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो हालांकि क्या वजह है कि पायलट प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, बट एक पायलट प्रोजेक्ट होता तो बेटर। सिवाज साहब, आपके हिसाब से ये जो छात्रों की नाराजगी है, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये जिन छात्रों ने ट्रेन में आग लगा दी, टायर में आग लगा दी और इधर उधर हंगामा किया, सर ये आप पहले ही अपना सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आर्मी में लगता है वो आप पहले दे रहे हो कि आप आर्मी में जाने लायक हो या नहीं हो। आप विरोध कीजिए ना, ये सब करिएगा तो आप आर्मी में वैसे भी नहीं जा पाइएगा, फौज में वैसे भी नहीं जा पाइएगा। आपकी चिंताओं पर ही तो डिबेट कर रहे हैं, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है। सिवाज साहब, क्या ये करने की जरूरत है पहला, और जो सरकार कर रही है वो छात्रों के और देश के हित में है या नहीं है? देखो, दोनों बातें। पहली बात तो जो ये कार्रवाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल गलत है। ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? कल को आप फौज में लायक ही नहीं हो आने के, अगर आप इस प्रकार की हरकतें करते हैं। फौज देश के लिए बनी हुई, तो मुझे लगता है आप जो भी आप किसी चीज से सहमत नहीं है, धरना करें, प्रोसेशन करें, मगर आप लॉ को हाथ में नहीं ले सकते। कृपा करके इसको बंद करें। जो ये स्कीम के बारे में बात है, मेरा कुछ ख्याल थोड़ा सा अलग है। देखो, मैं टेरिटोरियल आर्मी का हेड रह चुका, जिसके अंदर जो सूटेबली एम्प्लॉयड होते हैं वो भी आ सकते हैं आर्मी में 2 महीने के लिए, और 10 महीने के लिए वो करते हैं काम जहां पर वो एम्प्लॉयड होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो ये जितने भी जवान टीए में आते हैं, कोई भी सूटेबली एम्प्लॉयड नहीं होता। वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट लेके आते हैं, वो गांव से आते हैं। उनको अगर हम 2 महीने रखते हैं, 10 महीने गांव में रह जाते हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिलती। इस हुनर को देख के 10वीं पास 12वीं पास कि आपको कॉर्पोरेट ले लेगा, नहीं लेगा, ये झूठे वादे हैं। सच्चाई ये है, मुझे लगता है कि 2-3 चीजें इसके लिए हम कर सकते हैं। एक तो ये अच्छी बात है कि ये 4 साल के लिए इनको लिया गया, 2 वजह है। एक तो कि ये पेंशन का बिल कम करना चाहते थे और यूथ प्रोफाइल रखना चाहते, ये जो काम करने हैं ठीक है, मगर ये समझने की कोशिश करो, अगर 4 साल के बाद वो बाहर आएगा तो उसको तो जॉब मिलेगी नहीं, तो वो हरदम ये सोचता रहेगा मेरा क्या होगा 4 साल के बाद। क्या जो नाम नमक और निशान की हम बात करते हैं कि हम जान हथेली में लेके देश के लिए मरने को मिटने को तैयार हैं, उसकी वजह है क्योंकि देश आपके पीछे खड़ा है। पर ये जो 4 साल वाले हैं, उनको डर है कि हमारा क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा, बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, ये जो 4 साल एक मिनट, मैं चाहता हूं हम एक पॉइंट पर बात करें। सुशांत सरीन जी, उनका सर का तर्क ये है कि जो 4 साल के लिए आया है वो अपनी जान हथेली पर लेकर किस तरीके से काम करेगा, उसकी तो पहले ही टेंशन है कि 4 साल बाद क्या होगा, नहीं रहा तो क्या होगा, और वो 4 साल के लिए आया है, वो क्यों जान देकर चला जाए? मैं उसको यार मतलब मैं बड़ी ब्लंटली बात करूंगा। पहली बात तो ये है कि अगर आपकी 10 लाख से ऊपर की फौज है तो उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो हताहत होते हैं या जिनकी परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, उसका क्या फ्रैक्शन है? मेरे ख्याल हार्डली 1% होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये जो 4 साल वाले हैं, अगर इनको भी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो द पैकेज विच इज बीइंग गिवन टू देम, वो लगभग 1 करोड़ रुपए का पैकेज उनको मिलता है। ठीक है, तो ये कह देना कि उन लोगों के लिए जो शायद जिनकी आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं है, अगर उनको 1 करोड़ रुपए का एक पैकेज मिलता है तो आई थिंक वो बहुत एक जेनरस पैकेज है।
दूसरी बात, तीसरी बात ये कि ये अज्यूम कर लेना, और मेरे को लगता है कि जनरल सिवाज साहब जो कह रहे हैं ये क्योंकि वो पुरानी प्रणाली से आए हुए हैं, तो इसलिए वो जो नाम नमक निशान वाला जो ये फलसफा लेकर के चल रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मान लेना कि जस्ट बिकॉज कोई नया आदमी आता है, वो 4 साल के लिए आता है, आ रहा हूं और उसमें से भी एक बहुत बड़ा तबका ये है जो आपका अगले 15 साल तक रहेगा, कि उनको ये सारी कंसिडरेशंस नहीं होंगी। मेरे ख्याल ये एक बड़ी हीरोइक अजम्पशन है जिसको मैं पूरी तरीके से शिवाज साहब, मुझे एक बात स्वीकार नहीं बताइए, करता। और इसमें मैं बस एक चीज जोड़ रहा हूं कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी चीजें हैं जहां आपको कंपलसरी 2 साल सेना में देना पड़ता है, वो चल रहा है, मैं वही तो वो इंडिया में क्यों नहीं चल सकता? वो कंपैरिजन ही तो कर रहा हूं। देखो, एक तो बात ये करे थे जो 4 साल के लिए, मेरा बहुत सिंपल सा है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन करे। 4 साल के लिए अगर वो डिसेबल हो जाता है, देश के लिए शहीद होता है, जैसे एक रेगुलर सोल्जर को मिलता है वो उसको मिलना चाहिए। तो अगर ये आप बदल देते हो, ये 48 लाख की बात करते हैं, एक जवान आज मरता है तो उसको 3-4 करोड़ मिलता है, स्टेट से मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो एक कर दे। दूसरी बात आपने कहा कि जो दो तीन चीजें चेंज करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। एक ये करें कि ये 4 साल के जो ये ट्रेंड हो गए हैं, तो इसको लेटर ऑब्जर्प्शन क्यों नहीं करते सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में? ये तो ट्रेन भी है, मोटिवेटेड भी है, आपको ट्रेनिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और सीएपीएफ के अंदर बार बार आपकी पर सर, ये तो सरकार का क्लैरिफिकेशन आ गया कि हम सीएपीएफ में हम कंसीडर करेंगे। मैं कहता हूं कंसीडर ही नहीं। देखो सुशांत, ये तो पर सर अभी तो वो आए नहीं, अभी निकले नहीं, सरकार रिटर्न में दे देगी हम 30% ले लेंगे। ऐसा नहीं, ये चीज क्लेरिफाई कर दे तो बहुत फायदा रहेगा ना, कोई डर ही नहीं रह पाता होगा। दूसरी बात ये है, आप जो कह रहे थे 2 साल के लिए, अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई, रशियन जो थे, हमने सोचा था 1 महीने में सब कुछ जीत लेंगे, मगर रशियन सोल्जर लड़ नहीं पाए इतने अच्छी तरीके जितनी सोचा था। वो क्यों? वो कॉन्स्पिरेशन आर्मी थी। आप गलवान को देखें, हमारे 20 जवान शहीद हुए और हमने 100 से ज्यादा चीनियों को मौत के हाथ उतार दिया। उसकी वजह कि भारत का एक वीर जवान है और वहां पर कॉन्स्पिरेशन आर्मी। तो आप कह रहे हैं अगर ये 4 साल वाले आएंगे तो सेना की जो ताकत है वो कम होगी? देखो, कम नहीं होगी, हम ये कहना तो आप कह ही रहे हैं वही कम होगी। 1 मिनट में आप इस पर जब रिएक्शन ले आपको मैं ये कह रहा हूं, वाला, क्या अगर ये 4 साल के अग्निवीर आ रहे हैं तो सेना की ताकत को कमजोर करेंगे? जी सुशांत जी, मैं जनरल साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, और यही मेरा प्रश्न और अगला पॉइंट था। देखिए, 4 साल में आपके 6 महीने ट्रेनिंग में जाएंगे, 3 महीने आपके करीबन छुट्टियों में जाएंगे, आपके 9 महीने 1 साल आप निकाल रहे हैं। 3 साल में आप बैटल रेडी हो ही नहीं सकते। आप सतीश दुआ सर को पूछ लीजिए, इट इज इम्पॉसिबल टू बी बैटल रेडी। तो बैटल रेडी हो गए नहीं वो लोग, उनकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग होगी नहीं। दूसरा, सुशांत जी ने और सतीश दुआ जी ने मेरे स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं दिया। आप उनसे ये पूछिए कि 25% को आप कैसे रिटेन करोगे? क्या प्रेशर या करप्शन नहीं रहेगा कि इन व्यक्ति को रिटेन करो, उनको रिटेन मत करो? 75 को आप कैसे निकालोगे? वो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं। और तीसरा मेरा सवाल, क्या ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन में 2 एंट्रीज होगी? एक है जो नॉर्मल प्रोसेस, ओल्ड प्रोसेस, जिसके द्वारा सतीश जी आए, जनरल साहब आए, और एक होगा नया प्रोसेस, या आप रेजिमेंटल एंट्री को पूरी तरह से समाप्त कर रहे हो? रेजिमेंटल एंट्री समाप्त नहीं हो रही, ये भी सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया। ये क्लैरिफाई कर दिया, सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया है। सतीश दुआ जी, अब 2 बातों पर जवाब दीजिए। क्या ये अग्निवीर आएंगे और अगर वो बैटल रेडी नहीं हो पाएंगे 4 साल में, तो क्या सेना की ताकत कम होगी? जो शिवाज साहब भी कह रहे हैं कि रशियन आर्मी या चाइनीज आर्मी को देख लीजिए, वहां जो कुछ दिन के लिए आते हैं क्या हालत होती है। और दूसरा, क्या करप्शन होगा अगर 25% रिटेन होंगे और 75% को हटाया जाएगा? या पॉलिटिकल प्रेशर? ओके, पहला पॉइंट कि क्या हमारी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस कम होगी? देखिए, मेरी समझ से, मेरे व्यू पॉइंट में हमारी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस कम नहीं होगी, क्योंकि आप कारगिल की लड़ाई देखें या कश्मीर में जो एनकाउंटर होते हैं, टाकरे होते हैं, वो देखें, वो जितने भी हमारे वीरगति को प्राप्त सोल्जर्स हुए जिन्होंने बड़े बड़े मेडल जीते, वो सब 25 साल से कम उम्र वाले थे। अब हम नाज करते हैं उन शूरवीरों पे जिन्होंने उन्होंने कितनी सर्विस की थी। उन्होंने भी 2, 3, 4 साल टोटल सर्विस की हुई थी। पर सर, उससे रेगुलर से क्या, अगर वो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद वहां शहादत दे रहे हैं और ऐसे लड़ रहे हैं कि दुनिया जो है वो उनकी उदाहरण दे, तो उसके रेगुलर और नॉन रेगुलर से क्या? वो सवाल इस बात का है कि 4 साल में वो देश के लिए लड़ पाएंगे या नहीं। वो कह रहे हैं लड़ रहे हैं, ये है उदाहरण। 2 बातों में मिक्स मत करें। कैसे मिक्स हो रहा है बताइए? देखो, बात ऐसी है कि ये जो रेगुलर सोल्जर आता है, उसने किसने बोला आपको 6 महीने ट्रेनिंग
ट्रेनिंग करता है, वो 1 साल की ट्रेनिंग करता है, फिर अच्छा, 1 साल की ये भी करेंगे, इनके पास 4 साल का काम है। देखो सुनो मेरी बात, आप उसको जस्टिफाई करने सर एक मिनट, मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो मैं वो सवाल पूछ रहा हूं जो ये डिबेट देखकर लोगों के मन में आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छा और बुरा। मैं ये क्लेरिफाई करूं कि इसी जो हमारी स्कीम आई है अच्छी स्कीम है, इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करें और बहुत फायदा हो जाएगा। मैं ठीक है, मैं कह रहा हूं आप मॉडिफिकेशन करा लीजिए, लेकिन जो पॉइंट है कि क्या सेना की ताकत कमजोर हो जाएगी? दुआ साहब कह रहे हैं कि भाई नहीं कमजोर होगी, 1-1, 2-2 साल 3-3 साल की सर्विस वाले शहादत देकर आए और वीरों की तरह लड़े हैं, इसका उदाहरण है। उनको पता है कि उसके पीछे पूरा वर्ल्ड इंडिया खड़ा है। आज आपको इनको जो ये 4 साल में मरेंगे, क्या इनको वही मिलेगा जो मिलता है? दुआ साहब क्या उनको वही मिलेगा? उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, उनको कॉन्फिडेंस रहेगा? नहीं मिलेगा। ये आप सुन लेते हैं ना सर, सुन लेते हैं। देखिए, जो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस में इनका सेवरेंस, इनका डिसेबिलिटी या सुप्रीम सैक्रिफाइस में पैकेज अलग है, लेकिन अलग है, मैं मानता हूं, लेकिन ये पैकेज भी कोई कम नहीं है जो इनको पैकेज दिया जा रहा है। जैसे सुशांत सरीन ने भी पहले कहा, 1 करोड़ के लगभग का पैकेज इनका टोटल बनेगा, और खुदा न खास्ता अगर इनकी इसमें मौत होती है। दूसरा सवाल जो था ट्रांसपेरेंसी का, जो इन्होंने कहा कि उसमें कोई करप्शन आ जाएगी जब 4 साल के बाद सिलेक्शन करनी होगी या पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, उस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि आर्मी के अंदर एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीका है, इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर की बात नहीं। आर्मी का अपना तरीका है, हमारे हर एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, कोर्स की रिपोर्ट होती है, कैडर्स होते हैं, और बीपीटी फायरिंग टेस्ट होते हैं, वो सबको एक क्वांटिफाइएबल टेस्ट होता है, एक मैट्रिक्स बनता है, बड़ा आसानी से वो कर लिया जाएगा तय कि इसमें टॉप 25% कौन से हैं। इसमें तो आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सुशांत सरीन, आपके हिसाब से क्या सेना की ताकत कमजोर होगी इनके आने से? देखिए, मेरे को तो नहीं लगता कि कोई कमजोर होगी, क्योंकि एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे इसमें से जो 25% हैं वो आगे चल के वो 15-20 साल की सर्विस उनकी हो जाएगी। एक बात तो ये, आप सिर्फ अगले 4 साल का क्यों देख रहे हैं, आप अगले 20 साल का क्यों नहीं देख रहे? पहली बात। दूसरी चीज ये कि ये जो जनरल सिवाज साहब कह रहे हैं कि जी वो यूक्रेन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए यूक्रेन में जो जंग चल रही है उसमें 50 और कारण है जिसके करके रूस वो सब कुछ उपलब्ध नहीं कर पाया। सिर्फ उसमें कंस्क्रिप्ट्स के ऊपर उस बात को बिठा देना मेरे ख्याल दुरुस्त बात नहीं है। नहीं तो मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी एग्जाम्पल दे सकता हूं, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन और तमाम जो देश जो जीते थे उनकी कंस्क्रिप्ट आर्मी थी ना, वो कंस्क्रिप्ट करते थे लोगों को, 3-4 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग देते थे और जंग में थोप देते थे, सीधा जंग में थोपते थे। उसके बावजूद उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके बावजूद उन्होंने जंग लड़ी। आप एग्जाम्पल देना शुरू करें तो मैं आपको 50 और एग्जाम्पल दे सकता हूं। बात ये, अच्छा, और तीसरी बात ये जो दुआ साहब कह रहे हैं, जनरल दुआ साहब कह रहे हैं कि फौज के अंदर अभी भी एक सेट प्रोसीजर है जिसके तहत लोगों की प्रमोशन होती है, लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। करप्शन तो देखो आप आज भी आप ढूंढ सकते हो, आज भी कई इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं कि जब भर्तियां हुई हैं तो उसमें करप्शन हुई है। 3-4 स्कैंडल तो मेरे सामने आए हैं, जनरल साहब दोनों जानते होंगे। तो करप्शन तो यार देखो कहीं पे भी हो सकती है, अब उसके करके आप हर एक चीज को रोक देंगे? आपको देखिए सुशांत, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, जब से हमारा जो पेंशन का निजाम चेंज हुआ है, फौज का पेंशन का निजाम, तब से आपकी सिचुएशन ये हो गई है कि लगभग 25% आपका जो डिफेंस के ऊपर खर्चा जा रहा है, 25 से 30% वो पेंशन पे जा रहा है। पेंशन का बिल जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है लगभग उसके करीब है। ये सस्टेनेबल प्रोपोजिशन नहीं है। आप इसी प्रणाली को आगे लेके चलते रहेंगे। सर उसके लिए सिवाज साहब भी कह रहे हैं कि वो ठीक है, लेकिन हमको ये बस समझना है कि अगर हम पेंशन का खर्चा कम कर रहे हैं तो हम किस चीज के को दांव पे लगा कर, युवाओं का करियर, युवाओं का फ्यूचर दांव पे नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए। और इसीलिए तो चर्चा कर रहा हूं, उनको भी तो समझ में आए। 4 लोगों ने कह दिया अरे तुम्हारा कुछ नहीं होगा 4 साल के बाद, वो भी बेचारे सोच रहे हैं हमारा क्या होगा। सुशांत देखो एक ही चीज बताऊंगा, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। नहीं सिवाज साहब मुझे एक बात बताइए, एक चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि ये लोग आएंगे 4 साल में निकल जाएंगे, हो सकता है ये फौज के लिए खतरा हो, फौज की जानकारी इधर से उधर हो। बिल्कुल ये खतरा हो सकता है क्या? ये सारी बातें जो बता रहे हो ना आप, ये है सोच विचार। मैं ये कह रहा हूं इसको आप बदल लें ना, कि अगर जैसे आप कह रहे हैं, एमएचए ने अभी बताया है कि
लेटर इंडक्शन होगी वो बहुत अच्छी बात है। अगर ये होगी तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो ये विन विन सिचुएशन मैं बोलता हूं। अगर ये 4 साल रहते हैं, इनको पैकेज मिलता है और इनको अगर ये डिसेबल या मर जाते हैं, ये रेगुलर सोल्जर की तरह इनको पैसे मिलते हैं। वन सेकेंड थिंग, इनका लेटरल इंडक्शन हो जाता है। मैं कहता हूं बहुत अच्छी स्कीम है, विन विन सिचुएशन है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। डर ये है कि भाई 4 साल के बाद इनको डर है कि हमारा क्या होगा। और ये जो आपने बताया कि एक तो ये मीनियल जॉब करेंगे, क्योंकि जॉब तो कोई देगा नहीं, और ये एक क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, ट्रेंड आदमी हैं, एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये खतरा है। सर मैं एक बात बताता हूं, चलिए मैं आज अपना ही एग्जांपल देता हूं। ये अभी सुशांत सरीन भाई भी कह रहे थे कि जैसे मेरा यहां पर मैं कंसल्टिंग एडिटर हूं, मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं कहूं 2 साल के बाद मेरा क्या होगा, मुझे कंपनी लात मार के निकाल देगी, तब क्या करूंगा? देखो आप क्या इस अनिश्चितता में हम सब नहीं जी रहे? क्या ये फौज में जो है उसके साथ भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये पूछ रहा हूं। हाँ बिल्कुल, देखो आपने जो बताया कॉर्पोरेट वर्ल्ड का रूटीन है कि कोई जॉब परमानेंट नहीं है, मगर फौज में तो वो तो ये देख रहे हैं जो 15 साल दूसरे रह रहे हैं। जो बात हम कर रहे थे ना कि 4 साल रह के जो 25% है वो दोबारा अपीयर करेंगे और फिर उनको रेगुलर। मेरा ओनली पॉइंट 2 हैं कि एक तो जब ये 4 साल के लिए लोग हैं, अगर इनके साथ कोई भी डिसेबिलिटी या ये देश के लिए शहीद होते हैं, इनको वही पैकेज मिलना चाहिए। वो पैकेज 1 करोड़ का मिल रहा है सर? नहीं, 1 करोड़ का मिल रहा है, 48 लाख का है। हाँ। और दूसरा एक इनका लेटर इंडक्शन करें सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में और गवर्नमेंट के दूसरे सीएपीएफ वाला तो बता दिया, बहुत अच्छा होगा। ठीक है सुशांत सरीन छोटे में, तहसीन भाई आपके पास आ रहा हूं 1 सेकंड। सुशांत सरीन कुछ कह रहे हैं छोटे में। मैं सिर्फ मेरा एक रिस्पॉन्स है जो जनरल सिवाज साहब कह रहे हैं। देखिए, एक आदमी 5 से 4 साल के बाद ट्रेनिंग लेके बाहर निकलता है, उसकी उम्र 21, 22, 23 साल के करीब है। एक आदमी 15 साल सर्विस करके बाहर निकलता है, ज्यादा ट्रेनिंग लेकर बाहर निकलता है, वो 30-35 साल की उम्र में निकलता है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, ये कहां लिखा है कि जो 15 साल के बाद निकलेगा वो आपके जो खुफिया राज हैं वो दुश्मन को नहीं बताएगा? ये कहां लिखा है कि 4 साल वाला ही बताएगा? दूसरी चीज, ये कहां लिखा है कि जो 15 साल के बाद जिसकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तमाम उसके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो जो है एंटी सोशल एक्टिविटी में नहीं पड़ जाएगा? और 24-25 साल वाला पड़ेगा जिसकी सामने पूरी जिंदगी एक लिया। मुझे आज 25 साल का बना दो यार, मैं तो बिल्कुल खुश हो जाऊंगा। आई एम श्योर जनरल दुआ और सिवाज, जनरल दुआ तो अभी भी 25 साल के हैं, लेकिन सिवाज साहब भी बड़े खुश हो जाएंगे। ठीक है ना? सिवाज साहब भी 26 के होंगे, ज्यादा के नहीं लगते। ये जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स है ना सुशांत, आई थिंक देखिए, लेट द प्रोसेस कंटिन्यू। ये बात ठीक है कि अगर एक पायलट स्कीम हो जाती है, आप पहले टेस्ट कर लेते, बेहतर होता है। लेकिन ये भी बात ठीक है कि आप 2 साल से एक चीज को स्टडी करते आए हैं, आपने उसकी तमाम परतें खोल के देखी होंगी, तमाम उसको वेरियस एंगल से स्टडी किया होगा। ये तो नहीं है ना कि एक दिन किसी को सपना आया और अगले दिन आपने स्क्रीन। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, तहसीन पूना वाला एक सवाल का जवाब दीजिए। जो सरकार कह रही है उसका ये कहना है कि जो लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जो अग्निवीर आ रहे हैं जी, वो एक तो 25% सेना में एब्जॉर्ब हो गए, तो हर 4 में से 1 सेना में चला गया। उसके बाद जो बच गए उनका कहना है कि सीएपीएफ में और राज्य की पुलिस में दूसरी जगहों पर उनको प्राथमिकता मिल जाएगी, या दूसरी जगहों पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं शायद उनसे बात हो और फिर उनको वहां जगह मिल जाएगी। मैं कह रहा हूं अगर ये ना भी हो, मान लीजिए सीएपीएफ में कुछ लोग चले गए और कुछ लोग राज्य की पुलिस में चले गए, अभी पुलिस रिफॉर्म भी होना है, मान लीजिए वो भी सरकार सोच रही हो वो भी हो जाए साथ में, तो मैं कह रहा हूं वो भी कंज्यूम हो गए। अगर 2 लोग बच गए, 4 में से 2 बच गए, अगर उन 2 के पास सरकार का कहना है कि 12 लाख रुपए की सेविंग है, क्योंकि उनके अपनी सैलरी का एक हिस्सा सेव होगा और सरकार भी उतना ही उनके अकाउंट में डालेगी, तो वो लोग जो 2 बचे 20-22 साल 24 साल की उम्र में अगर 12 लाख की सेविंग लेकर बैठे हैं, तो क्या वो अपना भी कुछ कर सकते हैं? सुशांत भाई, मैं आपके इस सवाल का जवाब स्पेसिफिकली दूंगा। इसके पहले मैं एक चीज दुआ साहब को कहना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू सुशांत जी को। देखिए, ये जो 25% यानी कि 10 में से 4 लोगों को ऑब्जॉर्व किया जाएगा सेना में 4 साल के बाद, सॉरी 10 में से 2.5 लोगों को 4 साल के बाद, तो आप 4 साल के बाद दोबारा से इनका रिक्रूटमेंट आप शुरुआत से क्यों कर रहे हैं? आप उनको 4 साल का एक्सपीरियंस क्यों नहीं दे रहे? इससे डर ये है कि यूनियनाइजेशन हो जाएगा। कोई व्यक्ति जिसने देश की सेवा 4 साल की है, जैसे सुशांत जी कह रहे हैं कि वो बैटल रेडी है, जो मैं नहीं मानता, दुआ साहब भी कह रहे हैं कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, तो फिर आप उनको 4 ईयर का एक्सपीरियंस देकर आप उनको क्यों रिक्रूट करें? क्यों उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस दोबारा से शुरू हो रहा है? ये सबसे पहली बात है। इससे यूनियनाइजेशन होने का एक बहुत बड़ा डर है।
दूसरी बात जो आपका सवाल है मैं उस पर आता हूं, उस पर सुशांत जी का भी जवाब दे देता हूं। एक तो अगर कोई 15-20 साल की सर्विस के बाद रिटायर करता है साहब, उसको पेंशन और अन्य बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको आर्मी नेवी एयरफोर्स की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं जो इनको नहीं मिलेंगे। 10 लाख से किसी का क्या होगा? और आप उल्टा देख लीजिए, कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई छोड़कर आ रहा है, वो जब बाहर निकलेगा 22-23, उसकी पढ़ाई भी टूट पर गई। तहसीन पूनावाला इसमें तर्क अलग है। नहीं कर सकता, तहसीन पूनावाला इसमें तर्क अलग है। वो जो 40, 50, 55 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है और उसको पेंशन मिलती है, उनके लिए ये कहा जाता है कि अब वो इस उम्र में क्या करेंगे, इसलिए पेंशन से घर चलाते हैं। इनके लिए तर्क ये दिया जा रहा है कि इनकी तो उम्र ही करने की है और इनके अकाउंट में 12 लाख रुपया होगा, अपना करो या कुछ और करो या फिर कहीं और नौकरी करो, ये हो सकता। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं क्या ये तर्क वाजिब है? उसी का जवाब दे रहा हूं सर, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं सर। देखिए, एक व्यक्ति जो 15 साल की सर्विस के बाद बाहर निकलता है, उसे अन्य से पेंशन के अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। वो बेनिफिट्स की यहां पर कोई बातचीत हुई नहीं है। क्या वो सारे बेनिफिट्स उनको आर्मी की तरफ से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसकी कोई बात नहीं हुई। और अगर मिलेंगे तो आपका कोई बिल कम होने वाला नहीं है। दूसरी चीज, अगर जैसे दुआ साहब कह रहे हैं कि 4 साल में वो बैटल रेडी रहेगा, यानी कि 2.5 साल के अंदर, तो आप हर 4 साल में आप एक नए ग्रुप को ला रहे हो, तो आपका ट्रेनिंग का कॉस्ट बढ़ेगा। क्योंकि यहां पर तो आप 1-1.5 साल में एक व्यक्ति को आपने ट्रेन कर दिया, दोबारा से वो जरूरत नहीं। यहां पर तो आपका ट्रेनिंग का कॉस्ट बढ़ेगा। दुआ साहब इसका जवाब दीजिए। दो पक्ष जो हैं, एक कि क्या उसके अकाउंट में 12 लाख हैं और सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, ये उसके पक्ष में है या उसको पेंशन मिलनी चाहिए, और दूसरा जो वो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग पे खर्च नहीं बढ़ जाएगा अगर आप हर बार 25% को रिटेन करेंगे और बाकियों को फिर नए सिरे से ट्रेन करेंगे। यकीनन ट्रेनिंग पे खर्च बढ़ता है क्योंकि हम साइक्लिक ट्रेनिंग कर रहे हैं बार बार। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि क्योंकि अब आप खर्च की बात ही कर रहे हैं तो फिर पेंशन का खर्च इससे कहीं ज्यादा होता है। दैट्स ए लाइफ लॉन्ग एक्सपेंडिचर, इसलिए वो ज्यादा होता है सिर्फ बैलेंस शीट की अगर हम बात कर रहे हैं। सॉरी, आपका दूसरा सवाल क्या था? दूसरा जो ये था कि भाई इनको पेंशन नहीं मिलने जा रही, लेकिन सरकार का तर्क है कि 24 साल की उम्र में इनके अकाउंट में 12 लाख रुपए और सामने पूरी जिंदगी है और सेना में ट्रेनिंग का अनुभव है, अनुशासन है, सब कुछ है, तो ये तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और सुशांत जी सॉरी जनरल साहब, जनरल आप ही सॉरी, और 4 साल अगर किसी व्यक्ति ने सेवा की है तो आप उसको वहीं से ले लो, दोबारा से आपका रिक्रूटमेंट आप उसको शुरुआत से क्यों कर रहे हो? ये मेरा सवाल था। देखिए, आपने ऑब्जर्व किया है ना उसे जी, तो उसी में से 25% जो है, 1/4 हैं दोबारा एब्जॉर्ब हो रहे हैं 4 साल के बाद। फ्रॉम द बिगिनिंग इट विल बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट ईयर, नॉट एज फोर्थ ईयर, नॉट एज फिफ्थ ईयर सर। दैट इज ट्रू। वो सारा कुछ उसका दारोमदार जो है इसी पेंशन और बेनिफिट्स के हिसाब पर है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो पेंशन बिल ही को कम करने के लिए किया जा रहा है और इसीलिए उनको दोबारा एट पार रखा जा रहा है और फिर लिया जा रहा है। सो पेंशन की हम बात कर चुके हैं, पेंशन और ट्रेनिंग के मुतालिक, मतलब जो पेंशन बिल है कम। दूसरी बात, आपने कहा कि उसको बेनिफिट जो मिलेंगे अगर उसकी 12 लाख उसको बेनिफिट मिलते हैं। देखिए, सेवरेंस पैकेज एक पैकेज है जो उसको दिया जा रहा है इस टाइम पर, उसके बाद वो उसका एंटाइटलमेंट है। लेकिन एक एज ए यंग मैन जो कि जिसकी ट्रेनिंग और मोटिवेशन आला दर्जे की, आप मुझे बताइए, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या आप ऐसे आदमी को नहीं अपने पास, अगर उसके पास स्किल सेट्स हो तो लेना चाहेंगे? कोई भी लेना चाहेगा। कहने का मतलब ये है कि हमें ये बिल्कुल एक डूम्सडे सिनेरियो नहीं पेंट करना है कि किसी को कुछ जॉब ही नहीं मिलेगा इसके बाद। मेरी समझ से वो आज की एक युवा पीढ़ी 23-25 साल की उम्र में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और ये भी उसी उम्र में अप्लाई करेंगे, और इसके अलावा कि इनको कुछ और इंसेंटिव मिलेंगे, जैसे शायद इसके आगे वो ग्रेजुएशन करके कुछ और ज्यादा करना चाहें, वो तो हर एक की अपनी काबिलियत पे डिपेंड करेगा। मेरा कहने का मतलब, सिर्फ आखिरी सेंटेंस ये कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट ए डूम्सडे सिनेरियो, बल्कि यहाँ पे कई और ओपनिंग्स खुल जाती हैं। लेकिन आज जो रोष जो दिख रहा है, जो हम बहस कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि जो पहले वाला सोल्जर था वो वैसा क्यों नहीं। बिल्कुल उससे तो डिपार्चर है, वो तो एक अलग तरीका है, वो समय की मांग है, हम अलग तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, सिवाज साहब आ रहा हूं। सुशांत भाई, सिवाज साहब मुझे एक बात बताइए कि क्या इसमें यह नहीं होना चाहिए कि सरकार जब इतना सोच रही है, और आप मानते हैं भाई, हम सब मानते हैं कि अगर कोई फौज में ट्रेनिंग लेकर आ रहा है तो उसका अनुशासन, उसका स्किल अलग लेवल पर होगा, तो क्या ये पहले से तय हो जाए कागज पर कि फलाने नौकरियों में आप इतने % को रखेंगे या प्रेफरेंस देंगे? जो कुछ छात्रों ने भी कहा
कि उनके लिए आरक्षण जैसा हो जाए। क्या ये संभव हो सकता है? हाँ बिल्कुल, यही तो बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर ऐसा कुछ निकाल दे, जैसे अभी बोल रहे हैं एमएचए कि हम उनको सीएपीएफ के अंदर एक प्रकार से लेने की कोशिश करेंगे, और ये ट्रेन है, ये मोटिवेटेड डिसिप्लिन, आप वेस्ट क्यों कर रहे हो? आपने उसको देश की सुरक्षा के लिए ट्रेन कर दिया, और सीएपीएफ को रिक्वायरमेंट है आप वहां भेजें, गवर्नमेंट ये जो पुलिस है स्टेट की पुलिस उसमें भेजें, और ऑर्गन भेजें। देखो ऐसा अगर हो जाता है, मुझे लगता है फिर ये स्कीम विन विन सिचुएशन है, बहुत अच्छी स्कीम है। दूसरी बात जो बता रहे थे कि भाई 4 साल नौकरी करने के बाद फिर ये जीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये तो एक प्रक्रिया है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। मगर 2 बातें अगर ये गवर्नमेंट मान जाती है कि भाई इनको यकीन करें कि 4 साल के बाद इनको अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा सीएपीएफ में और गवर्नमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट में, फिर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, अगर ये 4 साल रहते हैं तो अगर ये उनमें से जो डिसेबल्ड होगा या जो देश के लिए शहीद हो गया उसको वही पैकेज दे दें जो रेगुलर फौज को जवान को मिलता है, आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरी बात एक और है कि ये तीसरी बात जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनको आप रेजिमेंटल जो भर्ती होती थी, जो बात होती थी कि हम रिलीजन, कास्ट और रीजन से भर्ती करते थे, सिख में, जाट में, मराठा में, कुमाऊं में, इन रेजिमेंट की हिस्ट्री है, उसको क्यों तोड़ रहे आप? ठीक है, सुशांत सरीन जी। ओके, मैं 4-5 पॉइंट बड़ी जल्दी बताता हूं। पहली बात, हमारे को सबको ये पहचानना चाहिए कि किसी को मजबूर नहीं किया जा रहा है ये स्कीम अडॉप्ट करने के लिए। अगर आपको नहीं पसंद उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, आप मत ज्वाइन करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के लिए, जैसे बाकी सर्विसेज में होता है। दूसरी चीज ये कि आप ये बात कर रहे हैं कि अगर अब जब 4 साल की सर्विस के बाद 12 लाख रुपया मिलेगा वगैरह वगैरह, अगर ये तो कहीं गारंटी नहीं है ना कि ये सिलेक्ट भी होंगे स्कीम के लिए। अगर ये सिलेक्ट नहीं होते अग्निवीर स्कीम के लिए तो फिर इनको कितने पैसे मिलेंगे? तो 12 लाख रुपए अगर 4 साल की सर्विस के बाद मिल रहे हैं, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, अच्छा खासा रकम है। अगर आप कुछ करना चाहें, कोई कारोबार शुरू करना चाहें, आप कर सकते हैं। तीसरी चीज सुशांत, एक यंग मैन और यंग वुमन 24-25 साल की उम्र में जो रिटायर करेगा या जो जॉब मार्केट में आता है, उसकी अब्जॉर्प्शन ज्यादा बेटर होती है, खास तौर पर अगर वो ट्रेंड हो। और अगर तहसीन अपनी जो राजनीतिक टोपी है उसको उतार दे तो ये भी मानेंगे कि ये अपने कारोबार में उस तरीके के ट्रेन डिसिप्लिन वर्कर को लेना बेहतर पसंद करेंगे बनस्बत उसके जो उस स्ट्रीम से नहीं आया। तो और उसकी तुलना उसके साथ करना जो 35-40 साल की उम्र में एक सोल्जर की तरह रिटायर करता है, मेरे ख्याल 2 अलग अलग चीजें हैं। जहां पर मैं जनरल सिवात से बिल्कुल एग्री करता हूं, बिकॉज अगर कोई डेथ और डिसेबिलिटी जो है एक बहुत छोटा फ्रैक्शन होता है, अगर आप उनको उस केस में वही फैसिलिटीज दे दें जो अभी ऑर्डिनरी सोल्जर्स को मिल रही है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। और नंबर 2, अगर कोई इस तरीके की स्कीम हो जाए और उसमें भी 100% अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल अब्जॉर्प्शन पुलिस फोर्स में और सीएपीएफ में, प्रदेशों की पुलिस में और सीएपीएफ में इस ट्रेन मैन पावर की हो जाए अकॉर्डिंग टू द वेरियस क्राइटेरिया। अब इसमें भी तो तरह तरह की क्लास से लोग आएंगे, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन ग्रुप से आएंगे, डिफरेंट रीजन से आएंगे, उसके हिसाब से जो लोकल पुलिस और सीएपीएफ का जो भी क्राइटेरिया है उस हिसाब से वो उनकी रिक्रूटमेंट कर लें और इस पूल में से ले लें, तो लगभग 40-50% उसमें अब्जॉर्ब हो जाएंगे और बाकी सबका अब्जॉर्ब होना जॉब मार्केट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये मानना कि हर एक आदमी को लाइफ लॉन्ग गारंटी मिलेगी, वो तो आज भी नहीं मिलती भाई। सर, वो तो आईआईटी में पढ़ के निकलने के बाद भी नहीं मिलती। लेकिन इतना जरूर है कि छात्रों की चिंताएं हैं और उसमें 2 बातें हो रही हैं। एक कि इनको कहां कहां एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उसके लिए सरकार पहले से तय कर दे तो इन छात्रों के लिए भी बेहतर स्थिति हो जाएगी। और दूसरा कि भाई अगर कोई शहादत दे रहा है तो 4 साल सर्विस करके दे या 10 साल करके दे, उसकी जिंदगी जाती है। तो उसके लिए जो सरकार की तरफ से बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो वही दिए जाएं जो रेगुलर किसी सोल्जर को दिए जाते हैं। तहसीन पूनावाला जी, मैं सुशांत जी से की एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर मैं अपने कारोबार में किसी को ऑब्जॉर्व करना चाहता हूं, आई विल टेक हिम। मैं सिर्फ उसे स्किल सेट के बेसिस पे रहूंगा, इसलिए नहीं रहूंगा क्योंकि उसने एक स्पेशलाइज्ड यूनिट में सेवा दी की है या कुछ और किया है। और यहीं पर मेरी दिक्कत आती है, अगर 4 साल वो यहाँ पर आर्मी में रहेगा,
वो उसका ब्रेक आ जाएगा पढ़ाई में, ही विल नॉट हैव दैट स्किल सेट टू कम इन अ स्पेशलाइज्ड जॉब। तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? या तो फिर सरकार कोई और गारंटी इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट एक्वायर करने के लिए उनको 0% इंटरेस्ट पे लोन दे दे, ताकि नहीं, पर सर इसमें पढ़ाई में ब्रेक कैसे आएगा? सरकार कह रही है वो 12वीं कराएगी। 12वीं से क्या होता है सर? स्किल सेट। अरे तो वो उस उम्र में 12वीं करता ना, जब अगर इसमें अग्निवीर नहीं बनेगा तब भी 12वीं करता, वो MBA थोड़ी करने चला जाएगा, अपनी उम्र के हिसाब से ही पढ़ेगा ना। नहीं सर, मैं उसका उत्तर आपको दे देता हूँ। 4 साल उसने सेवा की तो कैन ही बिकम एन एंकर, जो आपकी स्किल सेट से, उसके लिए स्किल सेट अलग है। लेकिन जो अगर वो, अरे पर उसको एंकर बनना है तो वो अग्निवीर बनने जा ही क्यों रहा है? इतना कंफ्यूज आदमी नहीं चलता सर। एंकर बनना है तो वो अग्निवीर बनने क्यों जा रहा है? तो फिर अगर वो सोल्जर बन रहा है तो फिर मेरे बिजनेस में क्या रहता है? स्किल नहीं, अगर सोल्जर सर, अगर सोल्जर बन रहा है, आज भी बहुत सारे सोल्जर हैं जो रिटायरमेंट के बाद दूसरी कंपनियों में, कॉर्पोरेट में काम करते हैं। मिल रहे हैं ना सर, वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर बुआ जी कह रहे हैं ना पेंशन। ठीक है, सुशांत सरीन इसका जवाब दीजिए। सुशांत सरीन। नहीं, बड़ी देखिए, जो तहसीन ने जो लास्ट बात की ना, दैट्स अ गुड सजेशन। आप ये भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे ये स्कीम आगे बढ़ेगी आपको कुछ ना कुछ इसमें बदलाव करने पड़ेंगे, और जो लास्ट सजेशन है वो अच्छा सजेशन है। 4 साल के बाद आप 6 महीने या 1 साल तक का भी कोई अगर इस तरीके का ट्रेनिंग मॉड्यूल बना दे कि कोई अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ट्रेन होना चाहता है, एक स्किल सेट पाना चाहता है, तो उसको वो ट्रेनिंग भी मिल जाए। तो आपके पास एक डिग्री भी आ गई हाई स्कूल की, आपके पास एक कॉलेज टाइप की डिग्री भी आ गई, और आपके पास एक स्किल सेट भी आ गया। कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे सकते हैं आप, तमाम और चीजों की वो पॉसिबिलिटी है। उसको कंसिडर करने में देखिए, एक चीज तो है इस पूरी चर्चा वो में, कर लेना चाहिए। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये पूरी स्कीम जो है वो सिरे से खारिज हो जानी चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है कि भाई अगर कोई शहादत देगा, किसी की डिसेबिलिटी हो गई तो उसको क्या फायदे मिलने चाहिए, अगर वो निकलेंगे तो क्या उनके स्किल सेट को बेहतर करने के लिए कोई ट्रेनिंग दी जा सकती है, और तीसरा कि 25% तो सेना में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कुछ CAPF में होंगे, कुछ राज्य पुलिस में होंगे, कुछ दूसरी जगहों पर हो, इसके लिए पहले से पैमाना तय किया जा सकता है क्या? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस तरीके की हिंसात्मक कार्रवाई कीजिएगा तो फौज में आप अग्निवीर हों या दूसरे वीर हों, आप कभी नहीं जा पाइएगा। तो ये काम मत कीजिए। देश आपका है, देश के लिए फौज में जाते हैं ना, देश में आग लगाने के लिए थोड़ी फौज में जाते हैं। बात रखिए, आग मत लगाइए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए।